नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की तैयारी यहाँ पे बहुत जोर शोर से चल रही है। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सितंबर अक्टूबर में होने का, जिसमें सितंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट का ईवीएस पेडागोजी देख रहे थे, एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस पेडागोजी जो होता है वो, उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया था जो मैंने कल कराया था। आज मैं आपको उसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। मैंने बोला था आपको कि 2 से 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। उसके अलावा उस ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देने करते चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने पीडीएफ पे। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था। अब यहाँ से हम लोगों को करना था एनसीएफ के सुझाव। यहाँ से हम लोग को करना था कि ईवीएस पेडागोजी के बारे में, ईवीएस के बारे में क्या नाम है, एनसीएफ का क्या सुझाव है उसका। तो एनसीएफ पहला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 यह सुझाव देता है कि बच्चों की विद्यालय जीवन को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। मैंने एनसीएफ आपको कराया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एनसीएफ का तो जाकर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए तो एकदम जरूरी होता है एनसीएफ, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो 4-5 बनते हैं, उसके अलावा इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था, बहुत शॉर्ट वीडियो था, 2 पार्ट में कराया था मैंने और अच्छे से बताया था, ठीक है। तो जाकर अगर नहीं देखा है तो करिए, क्योंकि उसमें बाकी सब सब्जेक्ट की पेडागोजी भी उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 सुझाव देता है कि जो है बच्चों की विद्यालय जीवन को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। मैंने उसमें भी बताया था कि एनसीएफ इसी बात पे जोड़ता है कि जो एकदम रियलिस्टिक उसको पढ़ाई होना चाहिए। बच्चा जो है ये ना हो कि विद्यालय में कुछ और पढ़े, अब बाहर की दुनिया में जाए तो वो कुछ और देखे। बच्चे के मन में जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। इसलिए बच्चों को जो है रियल चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। विद्यालय के बाहर की दुनिया से उसको जो है पढ़ाई को जोड़ना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो जो भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स मैं कराता हूँ, ये सिर्फ पॉइंट ऐसे ही नहीं है आप लोगों को देख के या स्किप करना नहीं है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है कि जितने पॉइंट्स हैं उससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसलिए मैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको ऐड किया हूँ, ठीक है। और जो मैं डिस्कशन करता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते सीटेट के पेपर देने तो वहाँ पे ये डिस्कशंस ही याद रहते हैं, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि इससे जो है विद्यालय, घर, समुदाय और बीच की दूरियां खत्म होंगी। यानी कि क्यों जरूरी है रिलेट करके पढ़ाना, बाहर की दुनिया से जोड़ना है, क्योंकि जो है इससे जो है विद्यालय, घर और समुदाय के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म होंगी। अगला पॉइंट है, यह बच्चों में किताबी लेखन और केवल किताबी कीड़ा बनने या रट्टा मारने के लिए जो है हतोत्साहित करता है। यानी कि क्यों जरूरी है आपको जो है एनसी ईवीएस कहता है क्यों जरूरी है बाहर की दुनिया से जोड़ना। तो इसलिए जरूरी है कि वह बच्चों में जो है एक तो समुदाय के बीच की दूरियां खत्म करता है, ठीक है। विद्यालय, घर, समुदाय के बीच की दूरियां खत्म करता है। सेकेंड नंबर है कि यह बच्चों में किताबी लेखन और किताबी कीड़ा जो कहता है कि सिर्फ रट्टा मारना वाला, उस चीज़ को जो है ये जो है डिमोटिवेट करता है, उस चीज़ को जो है बढ़ावा नहीं देता, उसको हतोत्साहित करता है। जिससे कि क्या होगा, बच्चा जो है क्रिएटिव बनेगा, ठीक है। यह जो है बच्चों में पर्यावरण को बेहतर समझने में मदद करता है, ठीक है। मान लीजिए अब बच्चे जो है नेचुरल चीज़ों को रिलेट करके पूछेगा, सामान्य जीवन से चीज़ों को रिलेट करेगा, ठीक है। तो बच्चों को जो है किताबी कीड़ा बने या रट्टा पाने से हतोत्साहित करता है और बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। टेक्स्ट बुक को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह रट्टा मारने की क्रिया को हतोत्साहित का है। आप एनसीईआरटी जैसे कि बुक में मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से बताता है, या नॉर्मल दो लोगों के बीच देखेंगे कोई चैप्टर होगा उसमें आपको जो है नॉर्मल पॉइंट्स को भी आपको जो है कन्वर्सेशन के माध्यम से, दो लोगों के बीच बात वार्तालाप के माध्यम से पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि बच्चा जो है बच्चा जो है अच्छे से समझ सके, ठीक है। टेक्स्ट बुक को इस प्रकार विकसित किया गया कि रट्टा मारने की क्रिया को हतोत्साहित करें और बच्चों में समझ विकसित करें। टेक्स्ट बुक को ऐसे विकसित किया गया है कि सीरियस बातों को भी बिल्कुल मजे के साथ बातचीत के द्वारा दो बच्चों के बीच संवाद के द्वारा समझाया गया है, जैसे कि मैंने बताया। जब भी कोई मान लीजिए अगर आप कोई टॉपिक को एकदम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं, जैसे कि मेरा जो तरीका है, मैं आपको एकदम बातचीत के माध्यम से कोई भी चीज़ समझाता हूँ, कोई भी टॉपिक को। इससे क्या होता है कि आपको जो मैं बातचीत के उदाहरण दे के समझाता हूँ, इससे क्या होता है
आप जो है उस चीज़ को याद भी कर लेते हो, एग्जाम में आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको यही बातें याद रहेंगी, ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनते होगे तो। और नहीं सुनोगे तो कोई, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, जो भी मैं रिलेट कर करके मैं इधर उधर की बात करके समझाता हूँ, वो चीज़ इसलिए कहता हूँ कि यही बातें आपको एग्जाम में याद रखने में मदद करेंगी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी भी इसी तरह से कहता है कि दो बच्चों के बीच संवाद के द्वारा किसी टॉपिक को समझाया गया है जिससे बातें भी हों और टॉपिक समझ में भी आए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, यह हमें चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम जो है, यानी कि जो एनपी 1986 पे जो है, देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो किस एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है। तो जैसा कि आपको पता है क्यों बन नहीं सकता ये क्वेश्चन, क्योंकि एनपी अभी लागू हुआ है नया वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी का नहीं दे देगा, पुराना से उठा कर दे देगा, ठीक है ना। तो इसको एकदम ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है एनसीएफ जिस पे जो है कहता है वो किस पे है, तो 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर आधारित है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा पर जोर देना है, यानी कि एकीकृत शिक्षा क्या होता है, सबको कंबाइन करके पढ़ाना, ठीक है, कोई भेदभाव ना करना, ठीक है, सभी तरह के, चाहे वंचित वर्ग हो या फिर जो है किसी तरह के बच्चे हों, सबको, सामान्य बच्चे सबको एक साथ जोड़ के पढ़ाना। जैसे बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण को संपूर्ण और एकीकृत रूप से देखते हैं, वैसे ही हमें भी जो है विषयों को एक दूसरे विषय से जोड़ के अधिगम कराना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही पॉइंट कल की वीडियो में कराया था कि बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को होलिस्टिक रूप से देखता है, यानी कि किसी चीज़ को देखेगा तो वो उसे पर्यावरण का अंग मानता है, ठीक है। उसी तरह से कोई ट्रेन चलते देखेगा तो साइंस का अंग मानेगा। तो चीज़ें जो है एक दूसरे से अलग अलग पार्ट में ना तोड़ के वो होलिस्टिक रूप से देखता है। तो वैसे ही हम लोग को जो है चीज़ों को जो है अपने आसपास की चीज़ों को, पर्यावरण को, सबको एकीकृत रूप से देखता है, वैसे ही हमें भी क्या है, सब विषयों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना है, ताकि बच्चा डिफरेंस जैसे वो नहीं करता है वैसे ही वो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ पाएगा। जैसे कैसे अधिगम कराना है, जैसे विज्ञान को जो है सामाजिक विज्ञान से जोड़ करके, ठीक है, जोड़ कर पढ़ाया जाए, ठीक है, तभी संपूर्ण अधिगम हो पाएगा। और कक्षा 3 से 5वीं तक के ईवीएस में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। आपने में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ईवीएस सिर्फ क्यों रखा गया है, ठीक है। ईवीएस रखने का लक्ष्य ये है कि ईवीएस में जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण इत्यादि सब एक साथ सम्मिलित हैं। 3 से 5 के बीच ईवीएस ही रखा गया, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं और सब सम्मिलित है, यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर जो है कनेक्टेड है, और एक दूसरे से रिलेट होकर बच्चा पढ़ेगा तो उस समय जो है यही समझ विकसित होती है, उस समय बच्चे की थॉट यही होती है और समझ ऐसे ही होता है। तो उस समझ के अनुसार जो है इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है, ठीक है। जैसे पुस्तक में वेलक्रो का जिक्र किया गया है, आपने ईवीएस का जो है सिलेबस देखा होगा, ईवीएस का बुक देखा होगा, तो उसमें वेलक्रो के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। और वेलक्रो से प्रश्न बनता है कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, ये ईवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके साथ ईस्वी भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब ईस्वी जोड़ दिया गया यानी हिस्ट्री, ठीक है। साथ ही कुछ प्रयोग को भी पुस्तकों में सम्मिलित किया गया है, प्रयोग को सम्मिलित किया गया यानी साइंस, ठीक है। तो हिस्ट्री और साइंस वगैरह सब को एक साथ जोड़ करके तैयार किया गया है सिलेबस को, ठीक है। ऐसे ही आपको हमें भी पढ़ाना है, ठीक है। ये चीज़ें क्यों बताया गया है, क्योंकि ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में जो है शामिल करो, जब भी आप पढ़ाते हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाओगे तो आप चीज़ों को जो है ऐसे ही रिलेट करके एक दूसरे से कनेक्ट करके आप पढ़ाओगे, ठीक है। आप मुझे भी देखते हो कि जब मैं कोई चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करता हूँ। जैसे मैं भाषा पढ़ा रहा हूँ तो मैथ में उदाहरण ले लूँगा या फिर साइंस का उदाहरण ले लूँगा। क्यों एक चीज़ से एक दूसरे से रिलेट करके मैं अगर बताऊँगा तो भले ही आप बच्चे हो या ना हो, लेकिन आपको भी तो बच्चों को पढ़ाना है, आप भी तो एक शिक्षक हो। तो चीज़ें आप जब एक दूसरे से रिलेट करके समझोगे तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से उठ के बन जाता है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस क्यों नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और इसी वजह से वो पर्यावरणीय मुद्दों को सीधे नहीं समझ सकते, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ईवीएस क्यों नहीं है, ईवीएस नहीं होने का कारण क्या है, ठीक है। सेकेंड, उसी को लैंग्वेज में बदल के कह देगा कि जो है ईवीएस क्यों नहीं है या फिर नहीं होने का कारण इनमें से कौन सा जो है
छाट के आपको जो है लिखना, टिक मारना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है। 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और एक ऑप्शन आपको छाटना होता है। वह सीधे जो है पर्यावरणीय मुद्दों को नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से समझा दिया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ईवीएस के जो है कक्षा 1 और 2 में क्यों नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि वो जो है भाषा और गणित के माध्यम से वो सीख लेते हैं, ये ऑप्शन रहता है, आपको वही टिक मारना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है क्यों नहीं रहता है, तो पर्यावरणीय मुद्दों को जो है सीधे सीधे नहीं समझ सकते, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मैंने बता दिया, फिर इसी क्वेश्चन को 2 अलग यानी निगेटिव रूप से भी डाल करके आपको क्वेश्चन बना सकता है, यानी 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, इन्हीं सब पॉइंट से आपको जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आपने इसे समझ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देख लेते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान रखिएगा, परिभाषा, क्योंकि ईवीएस में समझ और ज्ञान को महत्व दिया गया है, न कि परिभाषा के रटने पर और ज्ञान के स्थानांतरण पर। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, इन चारों में से जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसे जो है सेलेक्ट कीजिए। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसमें से 3 महत्वपूर्ण रहेगा और एक ऑप्शन आपको छाटना होगा जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से दे देगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। 3 ऑप्शन है निगेटिव दे देगा और एक जो है पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो और एक क्वेश्चन दे देगा कि ईवीएस में जो है किसको महत्व दिया गया है, तो ईवीएस में जो है समझ और ज्ञान को महत्व दिया गया है, न कि परिभाषा में के रटने और ज्ञान के स्थानांतरण, यानी ज्ञान जो है ट्रांसफरेबल जो है इस चीज़ पे महत्व नहीं दिया गया है, उसको समझ बनाने पे विकसित, बच्चों में समझ विकसित हो, इस पे जो है फोकस किया गया है। इसलिए बच्चों को हम लोग जो है कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर रटने को बढ़ावा देने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, रटने याद करने ये सब चीज़ हो, तो वो निगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो निगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। टेक्स्ट बुक सिर्फ एकमात्र ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि विभिन्न माध्यम जैसे न्यूज़पेपर, पर्यावरण लोगो, इंटरनेट वार्ता जैसे माध्यम से भी जो है, देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, न्यूज़पेपर जो है, कंप्यूटर वगैरह है, फिर यहाँ पे जो है अलग अलग तरीका दिया है, इन माध्यम से आप बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। सिर्फ एकमात्र बुक जो है सोर्स नहीं है ज्ञान का, ठीक है, आप अलग अलग माध्यम से सिखा सकते हो, ठीक है। ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, ठीक है, अलग, क्योंकि आपको जो है ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं करना है, सृजन करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। बच्चे ज्ञान को क्रिएट कर सके, बच्चे जो है समझ सकें, उनमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है। तो बच्चों को ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित करें। एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे ज्ञान के सच्चे निर्माता होते हैं। एनसीएफ एक क्वेश्चन बन जाता है, एनसीएफ किस पे बेस्ड है, तो जो है सृजनात्मकता, यानी कि जो है क्रिएटिविटी होती है उस पर एनसीएफ जोर देता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म, हाँ कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है, ठीक है। तो एनसीएफ का एक क्वेश्चन तो वहाँ ये बन जाता है। एनसीएफ भी क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि जो है बच्चे जो है ज्ञान के सच्चे निर्माता होते हैं। एक स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि एनसीएफ का क्या कथन है, ठीक है। अब देख लेते हैं बोझ कम करना। तो बोझ कम करने के बारे में क्या कहा गया कि बोझ कम करना क्यों जरूरी है, क्या है बोझ कम करना, ठीक है। पहला पॉइंट है बच्चों के डेली टाइम टेबल फ्लेक्सिबल हो, कठोर ना हो, यानी कि जो बच्चों का डेली टाइम टेबल है वो कठोर नहीं होना चाहिए, एकदम एकदम रिजिड की फिक्स है कि बच्चे जो है एकदम पढ़े जा रहे हैं 7 घंटा 8 घंटा, वैसा टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों को जो है मैकेनिकल नहीं बनाना, बल्कि अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है उनको, ठीक है। उनके समय और सारणी में कुछ नया सीखना जुड़ा हो, न कि रटना। यानी कि जो है टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये भी है कि अगर आप जो है एक सीमित आप बना दिए कि इसी चीज़ की चारों तरफ घूमना है, इसी चक्र की चारों तरफ आपको घूमना है, ऐसा नहीं करना है। उनका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल हो, यानी कि हर समय जो है उसमें कुछ नया जुड़ते रहना चाहिए, कुछ नया सीखने को जो है इसमें प्रमोट होना चाहिए। उस सारणी में हमेशा कुछ जुड़ना चाहिए कि बच्चा क्या नया सीखेगा। अगर आपने फिक्स टाइम टेबल बना दिया तो बच्चा तो वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा, वही चीज़ें सीखेगा, कुछ नया वो सीख नहीं पाएगा। तो जो है बच्चों को मैकेनिकल नहीं बनाना है, रटने को बढ़ावा नहीं देना है, बच्चों को एकदम मैकेनिकल रोबोट नहीं बनाना है। उसको जो है आपको जो है उस एक परिधि से बाहर निकालना है, ठीक है ना। अनेक प्रकार की गतिविधि करे, नया सीखते रहे।
इत्यादि। अगला पॉइंट है शिक्षक द्वारा पढ़ाने का तरीका उनके मूल्यांकन का तरीका पर भी निर्भर करता है। जैसे बच्चों की सार्थक अधिगम होना यह केवल किताब पर निर्भर नहीं है। अब कैसे? देखिए बच्चों का जो है आप सब जानते हैं कि आप किसी शिक्षक, आप खुद शिक्षक हैं तो आप पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का तरीका और मूल्यांकन के तरीके पर ही बच्चों का जो है पढ़ना निर्भर करता है, उनका अधिगम निर्भर करता है। बच्चों की सार्थक अधिगम जो है शिक्षक के जो है पढ़ाने के तरीके पे, उनका मूल्यांकन करने का क्या तरीका है, इस पर निर्भर करता है कि यह केवल किताब पर निर्भर नहीं है। ठीक है, कि किताब दे दी, किताब से बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। अगर किताब होते हुए भी अगर या किताब हो या ना हो इससे फर्क नहीं होता, अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, किताब एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किताब ही सब कुछ नहीं है। अगर आप एक शिक्षक कैसे पढ़ाता है, बच्चों में अधिगम कराने का क्या तरीका है, वो किस टीचिंग मेथड का यूज करता है, किस तरह से मूल्यांकन करता है, ये चीज़ें उस मैटर करती हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें चिंतन की, आश्चर्यचकित करने की, उत्सुक होने की, वार्ता करने की और ग्रुप्स बनाकर गतिविधि कराने की। और आपको जो है ये सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ग्रुप्स बनाकर गतिविधि कराना चाहिए, उनको जो है उनसे वार्ता करनी चाहिए, अलग अलग जो है एक्टिविटी करनी चाहिए, चिंतन करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, उनमें लर्निंग बाय डूइंग को जो है प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहता है कि जो है लर्निंग बाय डूइंग को जो है प्रमोट करना है, बच्चे कर के सीखे। ठीक है, एनसीएफ भी यही कहता है। जैसे बच्चों को इतिहास के बारे में पढ़ाएं अगर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप, जो है किसी जगह पे ले जा सकते हैं, किसी संग्रहालय में ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर जो है अगर पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो जो है आप गार्डन वगैरह, जैसे ये गार्डन है तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, मुगल गार्डन है ये। ठीक है, तो अगर संग्रहालय कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो संग्रहालय के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गार्डन वगैरह ले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है पौधों से जो है बगीचे में पौधों से साक्षात्कार करेंगे। ठीक है, उनको साक्षात्कार करेगा, संग्रहालय में जाएंगे तो वो चीज़ें देख के लाइव देख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे उससे जुड़ेंगे, फील करेंगे और ज्ञान का जो है कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, यानी सृजन कर पाएंगे, वो क्रिएट कर पाएंगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि जो है पढ़ा लिया, रट लिया उस चीज़ को, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने पढ़ाया है तो ठीक है कि हड़प्पा के सिक्के ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हड़प्पा के सिक्के ऐसे होते हैं। अगर आप या फिर मान लीजिए अगर आप पौधे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पौधे की पत्तियाँ ऐसी होती है, तिकोनी होती है, चौकोर होता है, जो है उसमें जो है हरा क्यों कलर होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। आप ले जाओगे बगीचे में, दिखाओगे, पत्ती को बच्चा देखेगा, फील करेगा बच्चे पत्ती का आकार कैसा होता है, फूल का डिजाइन कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ये सारी चीज़ जब देखेगा उस, तो आप एक किताब से रटवा दो या पढ़ा दो और बच्चे लाइव देखे उस चीज़ को सामने अपने, दोनों का अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। उस चीज़ को जो दिमाग में अस्थायी रूप से घर कर जाएगी और अच्छे से वो बच्चे खुद से उस चीज़ को देख करके अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लेगा कि हाँ फूल इस चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि जो है गुलाब का फूल ऐसा कलर का होता है, उसमें पत्तियाँ ऐसी होती हैं, कांटे ऐसे होते हैं। कैक्टस का पौधा है तो कैक्टस में जो है पत्तियाँ जो है नागफनी में जो है कांटे की शक्ल में ले लेती हैं, जो है तना मांसल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें पत्ती की कम आवश्यकता होती है। क्यों पत्ती जो है मॉडिफाई हो जाता है कांटे के रूप में, ठीक है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, इवापोरेशन कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चा खुद से देख करके अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लेगा। अगर आपने हल्का सा समझाया, हल्का सा सुविधा, आपका काम भी सुविधादाता का है, आप हल्का सा सुविधा प्रदान किए, बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। ठीक है, अगला है ईवीएस की पुस्तक बाल केंद्रित है। ठीक है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें एक्टिविटी करने के लिए, न कि जो है जैसे बहुत सारे एक्टिविटी यहाँ पे कराया गया, देख रहे हैं आप, जैसे ये ड्राइंग बनवा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी कराई जा रही है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कराने के लिए प्रोत्साहित करें, न कि रट्टा लगाने को आप प्रोत्साहित करें। बच्चे के अनुभव को आपको महत्व देना है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की अभी क्या भूमिका है। इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे आगे के पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें अब इसके आगे का मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो आपके लिए जो है बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, और हमें बोझ बना करके सिलेबस नहीं कंप्लीट कराना है, आराम आराम से। अभी अगर समय है अभी तो हम लोग आराम आराम से करेंगे, लेकिन वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने कलीग्स वगैरह में शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर वेबसाइट पे जा करके हमारे कांटेक्ट करके वहाँ से डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।